नमस्कार, एनडी 24 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार के 4 साल का जो कार्यकाल है वो पूरा होने वाला है और अब 4 साल के कार्यकाल पूरा होने पर 17 दिसंबर को छत्तीसगढ़ गौरव दिवस का आयोजन किया जाएगा। तो 4 साल पूरे होने पर भूपेश सरकार अपने इस कार्यकाल को यादगार बनाने के लिए 17 दिसंबर को गौरव दिवस का आयोजन करने जा रही है। गौरव दिवस को लेकर के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सरकार के कार्यकाल को 4 साल पूरे होने जा रहे हैं, जिसके उपलक्ष्य में हम गौरव दिवस मना रहे हैं। किसानों और मजदूरों के लिए हर क्षेत्र में काम किया है, इसलिए 4 साल के कार्यकाल को गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इधर सरकार की कवायद पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी का कहना है कि विकास की किरण दूरबीन से भी देखने पर छत्तीसगढ़ में दिखाई नहीं देती है। इसके बाद भी सरकार गौरव दिवस मना रही है। दिसंबर को आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व की सरकार का 4 साल पूरा होने जा रहा है। 17 दिसंबर को समूचे छत्तीसगढ़ में हम छत्तीसगढ़ गौरव दिवस मनाएंगे। सभी ग्रामीण क्षेत्रों में किसान मजदूर दिवस के रूप में हमारी जो प्राथमिक सहकारी संस्थाएं हैं, हमारी जो गौठान है, हमारी जो राज्य युवा मितान क्लब्स हैं और ग्राम पंचायत है, इनके द्वारा पूरा दिन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। पूरे छत्तीसगढ़ में ये 4 साल पूरा होने पर एक महत्वपूर्ण आयोजन करने का निर्णय लिया गया। छत्तीसगढ़ के लिए बहुत गौरवपूर्ण रहा 4 वर्ष। किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, आदिवासियों के लिए, लघु अनुपज संग्राहकों के लिए, उस और चाहे बच्चों के लिए हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, वो सभी क्षेत्रों में, चाहे औद्योगिक विकास हो, व्यवसाय के विकास के लिए सब क्षेत्र में हम लोगों ने काम किया है। संकट में भी हम लोगों का प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा है। तो ऐसे में ये जो 4 साल पूरे हो रहे हैं वो छत्तीसगढ़ का गौरव दिवस के रूप में इसको मनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार का, कांग्रेस सरकार का 4 साल पूरा हो रहा है। मैंने भी सुना है कि छत्तीसगढ़ की सरकार गौरव दिवस मना रही है। जिस कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाने के पहले ये कहा था कि वक्त है बदलाव का, आज जनता कह रही है कि वक्त है पछताव का। इस 4 साल में चारों तरफ हताशा और निराशा का दौर है। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार विकास से कोसों दूर है। विकास की किरण दूरबीन से भी छत्तीसगढ़ के गांव में दिखाई नहीं देती। लेकिन उसके बाद भी अगर ये छत्तीसगढ़ की सरकार गौरव दिवस मना रही है तो ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं कि इनको सद्बुद्धि दे। अगर प्रदेश केंद्र की एक एजेंसी यहाँ के भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई करती है, उन्हें जेल तक भेजा जा सकता है। उन अधिकारियों पे कार्रवाई करने के बजाय मुख्यमंत्री उनके पीछे संरक्षक बनकर खड़ा होते हैं। अगर मुख्यमंत्री को ये गौरव का बात लगता है तो ऐसा गौरव उनको मुबारक हो। चाहे युवा की बात करें जिन्हें इन्होंने बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया है, चाहे महिलाओं की बात करें जिनसे इन्होंने शराबबंदी का वादा करके आज उस वादे से मुकर गए, चाहे महिला स्व सहायता समूह की बात करें, चाहे गरीबों का आवास की बात करें या प्रधानमंत्री अन्न कल्याण की बात करें, ऐसा कौन सा गौरव इन्होंने 4 साल में कह दिया जिसके लिए गौरव दिवस मना रहे हैं, ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बताएंगे। को छत्तीसगढ़ में गौरव दिवस का आयोजन किया जाएगा, जिसे लेकर के अब सियासत देखने को मिल रही है। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे धनंजय सिंह ठाकुर, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनिरुद्ध दुबे, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, और हमारे साथ जुड़ेंगे राजीव चक्रवर्ती, जो कि बीजेपी प्रवक्ता है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है एनडी 24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा धनंजय ठाकुर जी से। धनंजय जी, बीजेपी कह रही है चारों तरफ निराशा है, निराशा का माहौल है, कोई विकास नहीं हुआ 4 साल में, तो किस बात का गौरव दिवस आप मनाने जा रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए दिव्यांशु जी, बीजेपी के भीतर तो निराशा रहेगी और हताशा भी रहेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने जो 4 साल में जो काम किए हैं, जिसमें किसानों की कर्ज माफी की योजना की बात कर लूं, किसानों को धान की कीमत 2500 देने के वादा पूरा करने की बात कर लूं, महिला स्व सहायता समूह की कर्ज माफी की बात कर लूं, सिंचाई कर्ज माफ की बात कर लूं, या उन लोगों के उत्थान की बात कर लूं जिनके पास ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन नहीं है, उसे भी न्याय योजना के माध्यम से हमारी सरकार 7,000 रुपये सालाना पहुंचा रही है।
उसमें पंडित जी भी हैं जो देवालय में पूजा करते हैं, उसमें श्रमिक भी हैं जो खेती में मदद करते हैं, वहां के लोहार भी हैं, वहां के हर वर्ग है। या गौ सेवा की बात कर लूं, जो गोधन योजना के माध्यम से भूपेश बघेल की सरकार गौ सेवा कर रही है, पशुपालकों को आर्थिक मदद कर रही है और पशुओं का संरक्षण कर रही है। स्वाभाविक सी बात है कि ये सारे जो काम है वो जनता के हित के काम है। चाहे स्वामीनाथन अंग्रेजी स्कूल की बात कर लूं मैं, या रमन सरकार ने जो बस्तर में 300 से अधिक स्कूलों को बंद किया तो उसको खोलने का काम हमारी सरकार ने किया है, और सुकमा जिले के बच्चे उस स्कूल खोलने के बाद प्रदेश में टॉप करते हैं। या उन आदिवासियों की बात कर लूं मैं, 1700 आदिवासी परिवार जिसके 4200 जमीन को रमन सिंह की सरकार ने बंदूक के नोक पर छीना था, उसको जमीन लौटाने का काम किसी ने किया? हमारी सरकार ने किया है। या मैं उन आदिवासियों की बात कर लूं जिसमें रमन सिंह की सरकार ने निर्दोष आदिवासियों को जेल में बंद किया था, उन आदिवासियों से जेल से आजादी किसी ने दिलाया है? तो भूपेश बघेल की सरकार ने दिलाया है। यह जनता के लिए गौरव की बात है, हमारी सरकार के लिए गौरव की बात है। और जो प्रताड़ित करते थे जनता को 15 साल तक, जो किसानों को धोखा दिए, जो यहाँ के युवाओं को धोखा दिए और यहाँ के आदिवासियों को धोखा दिए और छत्तीसगढ़ को लूटने के जो काम किए थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उनको तो पछतावा भी होगा, हताशा भी रहेगी। हमने काम किया, हमें गौरव हुआ। ये काम नहीं कर पाए, घोटाला किए, कमीशनखोरी किए, भ्रष्टाचार किए, इसलिए इनको आज हताशा हो रही है। वो कहते हैं कि आपने 36 वादे किए थे अपने मैनिफेस्टो में, वो पूरे नहीं किए। क्या कहेंगे इस पर? यही तो इनका दुर्भाग्य है। ये जो बात कहते हैं ना, उसका प्रमाण इनके बैंक के खातों में होता है और घर में आए बिजली बिल में होता है। रमन सिंह कहते हैं कि किसानों का कर्ज माफी नहीं हुआ और छत्तीसगढ़ के 20 लाख किसान कर्ज मुक्त हुए हैं और आज खेती कर रहे हैं। रमन सिंह कहते हैं धान के 2500 नहीं मिल रहा है, तो रमन सिंह जी के खाता को चेक करना चाहिए कि भूपेश बघेल की सरकार में जब धान बेचने जाते हैं रमन सिंह जी, अभिषेक सिंह जी, धर्मलाल कौशिक जी, नारायण चंदेल जी या भाजपा का कोई भी नेता जो किसान है, तो हमारी सरकार उनको 2500 रुपए देती है और इस बार 2640 रुपए देगी, क्योंकि हमारी सरकार भेदभाव नहीं करती है। किसान मतलब किसान। अगर इनके घर बिजली बिल आता है ना, उसमें लिखा होता है बिजली बिल हाफ योजना के तहत आपको इतने पैसे की रियायत मिली है, और 4 साल में भूपेश बघेल की सरकार बनने के बाद आपका कम से कम 50,000 रुपए के बचत हुआ है। इनके पास सारे साक्ष्य हैं, लेकिन इनको तो झूठ बोलना है। जैसे 15 साल झूठ बोले, वैसे आज भी झूठ बोल रहे हैं। चलिए ठीक है धनंजय जी, मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं राजीव जी से। राजीव जी क्या कहेंगे धनंजय जी की बात पर? राजीव जी क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? लगता है राजीव जी संपर्क नहीं हो पा रहा है। मैं अनिरुद्ध जी का रुख करना चाहूंगा। लग रहे हो जी जी राजीव जी क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी 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 राजीव जी, धनंजय जी ने अभी जो बात कही है, उन्होंने कहा है कि वही जो वादे उन्होंने किए थे वो पूरे किए हैं, बेरोजगारी दर भी कम हो गई है। राज्य में क्या कहेंगे इस पर? देखिए, कांग्रेस तो क्योंकि शोषित करने वाली पार्टी है, कांग्रेस पार्टी के विधायकों का बड़ा विकास हो गया है, उनके मंत्रियों का बड़ा विकास हो गया है, लेकिन जनता बहुत दुखी है। 4 वर्षों में अगर देखा जाए तो इसे माना जाएगा कि छत्तीसगढ़ का कुशासन, छत्तीसगढ़ का भयंकर भ्रष्टाचार का शासन, छत्तीसगढ़ का सबसे दुखदायी शासन जो 4 वर्ष का रहा, जहां पर चौक चौराहे पर खून की चाकूबाजियां हो रही है, सड़कें बदहाल है, विकास के लिए नए भवन नहीं बन पा रहे हैं। और अगर आप कहेंगे कि पार्टी के जो 36 मैनिफेस्टो थे, 36 वादे थे, तो 6 वादे पूरे नहीं किए। वादे इनके अपने में, इनके कार्यकर्ता लबालब है, इनके मंत्री लबालब है। बहुत दुखदायी स्थिति है। छत्तीसगढ़ सरकार कर्ज के गर्त में डूबी हुई है। और जो रोजगार की बात करते हैं, तो जो महिलाएं स्व सहायता समूह को रोजगार मिलता था, वो रोजगार मिल नहीं पा रहा है। इतनी दुखदायी स्थिति है कि वहां पे करप्शन करके एक पार्टी को दे दिया गया जो रेडी टू ईट बांट रही है। कौन सा क्षेत्र बोले आबकारी बड़ा घोटाला हो रहा है? आप अस्पताल में चले जाइए, दवाइयां नहीं है, आप कानून व्यवस्था नहीं है सड़कों पर। तो कहां की ओर जा रहा छत्तीसगढ़? जो 15 वर्ष हमने सुशासन का शानदार छत्तीसगढ़ गढ़ा था, वो छत्तीसगढ़ आज खून के गढ़ में तब्दील हो गया। वो छत्तीसगढ़ आज बदहाल छत्तीसगढ़ में तब्दील हो गया है। तो खोता चना बाजे खाना, केवल बातें कर रहे हैं बड़ी बड़ी। छत्तीसगढ़ प्रदेश में इन्होंने एटीएम बना लिया है, यहाँ के पैसे से चुनाव लड़े जा रहे हैं, आबकारी घोटाला हो रहा है। तो शराबबंदी की वादा कर रहे थे, 4 साल तक कमेटी बना रहे हैं। तो इतनी दुर्गति इन्होंने छत्तीसगढ़ महतारी की कर दी। इतना दर्द होता है, जनता अभी पछता रही है, 2023 का इंतजार कर रही है। तो इन्हें वापस, इन्हें
विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए तैयारी में है। जैसे पूरे भारत देश में कांग्रेस पार्टी का सूरत हाल है, वही हाल छत्तीसगढ़ प्रदेश का भी होने वाला है, क्योंकि जो अत्याचार अनाचार ये कर रहे हैं जनता के साथ, जनता इन्हें कभी क्षमा नहीं करेगी। चलिए ठीक है। मैं धनंजय जी के पास वापस आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं अनिरुद्ध जी से एक सवाल कर लेता हूं। अनिरुद्ध जी, आपने भूपेश सरकार के 4 सालों को देखा है, और जिन पैरामीटर्स की अभी बात हो रही थी, चाहे वो कानून व्यवस्था की बात हो, शिक्षा व्यवस्था की बात हो, चिकित्सा व्यवस्था की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, शराबबंदी की बात हो, सड़कों की स्थिति की बात हो, ये सारे पैरामीटर्स को देखते हुए आपको क्या लगता है कि जो 4 साल बीते हैं कैसे रहे हैं, और आप कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे इस पर? अनिरुद्ध जी। देखिए, बात तो 4 साल की हो रही है, लेकिन मैं जो है इस सरकार का जो है मेरा मानना है 3 साल 4 माह, मैं 8 माह को अलग कर देना चाहूंगा जी। 2 साल कोविड के रहे, 2020 में जब कोविड आया तो उसका असर 5 माह रहा, और 2021 में जब कोविड आया तो उसका असर 3 माह रहा। तो हम इस 8 महीने को अलग कर दें और बाकी को माने, ठीक है, तो निश्चित रूप से इसकी रफ्तार भूपेश सरकार की तो काफी तेज रही। देखिए, किसानों का कर्ज माफी का वादा था, भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता ने कहा था कि इटली से भी पैसा आ जाए तो किसानों की कर्ज माफी नहीं हो सकती जी, लेकिन हुई। और दूसरी बात यह है कि चीट फंड कंपनी से पैसा दिलाने का जो वादा था, ये एक ऐसा लग रहा था कि ये जो है कांग्रेस पार्टी सब्जबाग दिखा रही है, लेकिन ये धरातल पर उतरते हुए दिखा। चीट फंड कंपनियां के जो लोग थे वो पकड़े गए और लोगों के पैसे वापस हुए। एक और अच्छा कॉन्सेप्ट जो है स्वामी आत्मानंद स्कूल का, अंग्रेजी मीडियम स्कूल जी, वो भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, कई जगह जो खोल रहे हैं। इसकी वजह यह है कि छत्तीसगढ़िया वाद और छत्तीसगढ़ी भाषा, इसको बढ़ावा तो दिया जा रहा है, लेकिन हमारे यहाँ के बच्चे पढ़ लिख कर बाहर जाए तो हीन भावना महसूस ना करें, इस बात को बहुत बारीकी से ध्यान रखते हुए स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम स्कूल की तरफ ध्यान दिया गया। बात हम करें नक्सलवाद की, तो नक्सली घटनाएं तो कम हुई हैं, और बस्तर के दुर्गम इलाकों में वहां जहां सड़कें नहीं थी वहां पे सड़क बनाने का काम हुआ, लेकिन कहीं कहीं पे कुछ ऐसा लगता है कि चूक सी हुई है जी। जैसे नया रायपुर, मतलब राजधानी बड़े शान से कहते हैं कि मतलब पूरे विश्व में जो है नया रायपुर एक अलग नजर आता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उसको तो लोग वीराना शहर बोलते हैं, उसको मुर्दा शहर बोलते हैं। और देखिए कितनी गजब की बात है कि भारतीय जनता पार्टी पिछले जो है 15 साल तक सत्ता में रही। चलिए साहब की 5 साल जो है शुरू के आपको व्यवस्थित करने बसाने में लगा जी, लेकिन आप 10 साल में भी आप कुछ कर नहीं पाए। इस सरकार में भी जो है इतना जो समय गुजर पाया, तो पुराने रायपुर और नए रायपुर की कनेक्टिविटी नहीं हो पाई। यहाँ के लोगों को वहां पे मंत्रालय या फिर डायरेक्टेड वहां पे जो है यहाँ के लोगों को जाना होता है, या दूर दराज से लोगों को जाना होता है, तो बहुत मुश्किल होती है। मतलब कुल मिला के इतना बड़ा जो है अरबों की लागत से बना हुआ नया रायपुर वीराना नजर आता है, तो मुझे लगता है कि उसको बसाने में और एक सुंदर स्वरूप देने में इस सरकार की भी रफ्तार बहुत धीमी है। चलिए ठीक है, मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं धनंजय जी से। धनंजय जी, नया रायपुर को लेकर के अभी जो अनिरुद्ध जी ने कहा, क्या कहेंगे इस पर? निश्चित तौर पर अनिरुद्ध जी ने जो बातें कही है वो पूरे प्रदेश की जनता उस बात को लेकर चिंतित है कि 15 साल में हजारों करोड़ रुपए, लगभग ऐसा हमें अनुमान है कि 22,000 करोड़ रुपए 15 साल में नए रायपुर के नाम से सरकार ने खर्च कर दिया। और दुर्भाग्य की बात है, वहां जितने प्रोजेक्ट बने हैं वहां पे उन सरकारी संपत्तियों को रमन सरकार ने गिरवी रखकर बैंक से भी लोन ले लिया ना, और इतनी महंगी प्रॉपर्टी वहां बनाया कि आम जनता या रायपुर शहर का व्यक्ति जो खरीदना नहीं चाहता। छोटा सा उदाहरण दूंगा जी, जब रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, आरडीए के माध्यम से एक 2 लाख स्क्वायर फीट जमीन पर उस जमीन को यूनियन बैंक में कर्जा लेकर पैसा लिया गया और उस जमीन का कंस्ट्रक्शन किया गया। दिवांशु देखिएगा जी, और उस कंस्ट्रक्शन का लागत मूल्य क्या, अगर प्रॉपर्टी को खरीदना चाहता है तो 12,000 रुपए स्क्वायर फीट की दर से किसी जनता को खरीदना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ के मुख्य चौक पर 7,000 रुपए में, मतलब रायपुर शहर में 7,000 रुपए स्क्वायर फीट में जमीन है, उस शहर में 12,000 रुपए में कौन कंस्ट्रक्शन की जमीन खरीदेगा? मतलब पैसे की कमीशन खोरी और बंदर बांट के जीता जाता उदाहरण है। 15 साल में वहां पे मुख्यमंत्री निवास नहीं बनाया गया। हमारी सरकार बनी, मुख्यमंत्री ने साफ साफ कहा कि मुख्यमंत्री निवास, विधायक निवास, नेता प्रतिपक्ष निवास, विधानसभा बननी चाहिए। जब हम ही यहां रहेंगे तो जनता वहां कैसे जाएगी? आज वो निर्माणाधीन है, पूरा हमें उम्मीद है कि 2023 में जनवरी फरवरी में पूरी चीजें वहां शिफ्टिंग हो जाएगी। हमने कहा ना बार बार, आपने पैसा लगाया और पैसा कंस्ट्रक्शन के आड़ में आपने भ्रष्टाचार किया। जिस मंत्रालय भवन को एक मजबूत बताया गया था रमन सरकार के दौरान
ये हालात है, उस मंत्रालय भवन भी कमीशनखोरी की गवाही दे रही है, वहां भी दरारें पड़ रही है। तो इन्होंने उसको ध्यान ही नहीं दिया है। इनका तो मुख्य पोषक था ना, कमीशनखोरी करो और जनता को बेवकूफ बनाते रहो। और इसको रमन सिंह ने स्वीकार किया था रायगढ़ में कि 1 साल के लिए भाजपा नेता कमीशनखोरी बंद कर दे तो 30 साल तक छत्तीसगढ़ को लूट सकते हैं। तो जहां इसकी ऐसी सोच रहेगी, उनको विकास दिखेगा क्या? और छत्तीसगढ़ में किसानों की आत्महत्या घटनाएं उस दौरान होती थी, युवाओं के रोजगार को दौरान बेचा जाता था, महिलाओं पर अत्याचार उस दौरान होते थे। अरे रमन सिंह के ओएसडी थे ओपी गुप्ता, उस पर नाबालिग से रेप के आरोप लगे तो 15 साल तक रमन सरकार के दौरान एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। कितने बड़ी विडंबना रही, सोचिए इस बात को। आज हमारी सरकार बनी, हम तो बिल्कुल कमी को स्वीकार करते हैं। कोई आलोचना करे उसको स्वीकार करते हैं कि हमारे काम में कुछ कमी है, उसको हम दूर करेंगे। इसीलिए हम आज काम कर रहे हैं। नया रायपुर को बसाने का हमने प्रण लिया है, उसमें हम काम कर रहे हैं। अनिल दुबे जी नहीं, हर किसी की चिंता है। जब जनता की गाड़ी कमाई वहां खर्च कर दिया गया 15 साल में, तो रमन सिंह ने वहां पे बसाहट क्यों नहीं लेके गए वहां पर? हम तो उसमें काम कर रहे हैं। उसके 2 साल का पीरियड हमारे लिए कोविड का भी था, उसके बाद जिस गति से वहां पे काम हो रहा है, ये अपने आप में इतिहास है। धनंजय जी, शराबबंदी का एक वादा था, क्या हुआ उस वादे का? क्योंकि उसे लेकर के बीजेपी लगातार हमलावर रहती है आप पर कि वो शराबबंदी का जो वादा था वो पूरा नहीं किया गया, क्या कहेंगे उस पर? देखिए शराबबंदी के मसले में तो भारतीय जनता पार्टी कुछ बोलने के लायक ही नहीं है। इसे कारण समझिएगा। ये जब सरकार में थे तो 138 साल पुरानी शराब नीति को बदलकर छत्तीसगढ़ के गांव-गांव तक, घर-घर तक शराब पहुंचाने की इन्होंने नीति बनाई थी। और हमने जब सरकार में आए तो हमने शराबबंदी की दिशा में जब हमने काम किया, क्योंकि छत्तीसगढ़ आपका भी है, मेरा भी है, चक्रवर्ती भाई का भी है और दुबे जी का भी है, और हम सभी चाहते शराबबंदी हो। हमने कहा आप भी आइए, शराबबंदी कमेटी में शामिल हो जाइए, शराबबंदी की दिशा में चलते। तो राज्य की जनता का हित का सवाल है, इनके कोई लोग उसमें शामिल नहीं हुए। यही समझ में आ गया कि भारतीय जनता पार्टी शराबबंदी के पक्ष में नहीं है। मध्य प्रदेश में शराब की दुकान खुला रहे, और हमारी सरकार इस प्रदेश में आप देखेंगे 200 से अधिक शराब दुकानों को बंद किया है। और जो जागरूकता कमेटी है उसकी सिफारिश हमारे पास पहुंची है, जिसमें साहू समाज, देवांगन समाज, ठाकुर समाज, अन्य समाज के लोग शामिल हैं। कह रहे हैं 15 साल में जो शराब की यहाँ पे जो गंदी चीजें बहाई गई थी रमन सरकार के दौरान, जो लोगों के घर तक शराब पहुंचा, लोगों के जहन तक शराब पहुंचा, उस शराब को जागरूकता से बाहर निकालना पड़ेगा, तो ही शराबबंदी सफल होगी। सरकार उसमें काम कर रही है, क्योंकि हम शराबबंदी करने की होड़ में हम जान मान के नुकसान नहीं करना चाहते। हम नहीं चाहते कोई माता, हमारी कोई बहनों का या माताओं का सिंदूर वहां से उजड़े। भारतीय जनता पार्टी का तो साजिश था ये पूरी तरीका से, प्रदेश के युवाओं को शराब के नशे में गर्द कर दो और आरएसएस के मंसूबे को पूरा करो। चलिए ठीक है, मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूँ राजीव जी से। राजीव जी, धनंजय जी कह रहे हैं कि आप तो कभी चाहते ही नहीं थे कि शराबबंदी हो, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, इन्होंने इलेक्शन मैनिफेस्टो में नहीं लिखा था कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को हम आमंत्रित करेंगे और ये शराबबंदी करेंगे नहीं तो हम अपने प्रतिनिधि को भेजेंगे नहीं। तो आप हर मैनिफेस्टो में लिखा था क्या अपने पैराग्राफ में कि हम भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को लेंगे? तो शराबबंदी इनको करने का इरादा नहीं है, क्योंकि वो इनका एटीएम है। उससे, उस भ्रष्ट पैसे से ये चुनाव लड़ते हैं, उस आबकारी के भ्रष्ट पैसे से दूसरे राज्यों में जाते हैं, सैर सपाटा करते हैं, दूसरे प्रदेशों के विधायकों को यहाँ रुकवाते हैं। तो ये उनका कारू का खजाना है, ये कभी शराबबंदी नहीं करेंगे। इन्होंने जनता के साथ छल किया है। इन्होंने माता बहनों के सामने गंगा की झूठी कस्में खाई। खैर, ये गंगा को नहीं मानते, राम को नहीं मानते, क्योंकि ये अलग अलग ग्रह के लोग हैं। और दूसरी बात है कि शराबबंदी के नहीं करने के कारण से रोज शराब की नई दुकानें खोल रहे हैं। 10 दुकानें बंद करते हैं, 40 नई दुकानें खोल रहे हैं। धनंजय जी शांत हो जाइए, शराब को गले तक लगाए। धनंजय जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। शराब के पाप में डूबे हुए राजीव जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। जी जी बोलिए। गले तक शराब डूबे हुए लोग, डूबी हुई पार्टी, वो कभी शराबबंदी नहीं करेगी। हाँ, छल करना, झूठा वादा करना इनकी नीति और नीयत है। दूसरी बात, जो कानून व्यवस्था की स्थिति है, तो सरकार समर्थित कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है। छत्तीसगढ़ में पूछ रहे इनसे, इनके पितृ पुरुष का काम क्या था? वो शराब के कारोबारी थे। ठीक है, ठीक है, काम क्या है? वो गुड़ाखू बेचने वाला है आज भी। ठीक है धनंजय जी, धनंजय जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। जिनके जो शराब के पैसे में, धनंजय जी उनको अपनी बात तो पूरी करने दीजिए। समर्थक लोग हैं। तो जो जंगल राज का कंसेप्ट था, जिसकी मैं इनको याद दिलाना चाह रहा हूँ, तो ये जंगल राज को कांग्रेस पार्टी ने लालू यादव के 15 साल को आत्मसात कर लिया है। और ये रमन सिंह के गुंडा राज तो खत्म किया कांग्रेस ने ना। चलिए ठीक है, ठीक है। रमन के गुंडा राज को खत्म किया हम लोग, गुंडा राज को। पुलिस पार्टी
धनंजय जी खत्म किया के इशारे पर चलती है। और चलिए, ये ठीक है, ठीक है, ठीक है। जो जिंदाबाद लगाने वाले ठीक है लोग हैं, राजीव जी, वो तो राजीव जी, करें। राजीव जी, राजीव जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है हाँ, धनंजय सही जी। बात का रमन सिंह में एफआईआर नहीं हुआ, धनंजय उस जी, बलात्कारी धनंजय जी। ओपी गुप्ता का एफआईआर नहीं हुआ था, ठीक रमन है, सिंह ने ठीक है, करने दिया ठीक है, था। हो गया, हो गया, हो गया, हो आरएसएस के दबाव में चलिए, उस ठीक है, नाबालिग ठीक पीड़िता का एफआईआर रमन सिंह मुख्यमंत्री रहते होने दिए थे। धनंजय जी उस शांत हो जाइए, RSS के दबाव शांत हो में जाइए, शांत हो ये जाइए, सच शांत बात हो कहा जाइए, आपने। शांत हो जाइए। राजीव जी आप भी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मैं अनिरुद्ध जी से एक सवाल कर लेता हूँ। ओपी अनिरुद्ध जी, गुप्ता जो संघी है, अरे धनंजय जो जी, मैं बलात्कारी सवाल तो था, कर लूं, आप उसको शांत- रमन सिंह ने बचाया था, भाजपा ने बचाया था, धनंजय जी, मोहन भागवत ने बचाया था। धनंजय जी, 4 अगर- साल पीड़िता का बयान नहीं होता, किस मुंह से बात करेंगे? एफआईआर नहीं हुआ तो बलात्कारियों का संरक्षक रमन सिंह, बलात्कारियों का धनंजय संरक्षक जी, जेपी नड्डा, बलात्कारियों का संरक्षक भाजपा। धनंजय जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। संरक्षक आरएसएस, राजीव जी शांत हो जाइए, राजीव जी शांत हो जाइए। धनंजय जी आप भी ये शांत हो जाइए। बलात्कारियों का जिंदाबाद लगाने नहीं वाले नहीं नहीं, आरोप ऐसा लगा नहीं। रहे हैं। आप आक्षेप मत लगाइए, आक्षेप मत लगाइए, आरोप मत लगाइए। मैं अनिरुद्ध जी से एक सवाल कर लेता हूं। अनिरुद्ध जी, शराबबंदी एक ऐसा नहीं, मुद्दा मेरे पास है। सबूत है, जी जी, सबूत है। हमारी शांत हो जाइए, सरकार ने हो तो गया, अरे हो तो गया। गिरफ्तार किया है। धनंजय जी उस हो गया, नाबालिग आपने अपनी पीड़िता बात पूरी को कर दी। इन्होंने आरएसएस भाजपा के लोगों ने उसको बचा के रखा ठीक था। है, ठीक है, ठीक रमन है, सिंह ने उसके ऊपर एफआईआर शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अनिरुद्ध जी एक बात बताइए। हम कोई मोदी की तरह फालतू बात नहीं जी करते। जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपने अपनी बात रख दी, ठीक है, हो गया। अनिरुद्ध जी, मेरा आपसे सवाल यह है कि शराबबंदी एक ऐसा मुद्दा है, एक ऐसी हड्डी बन जाता है जो ना निगलते बनती है ना उगलते बनती है। क्योंकि देखिए, अभी हम पिछले कुछ समय से देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में जब भी शराबबंदी की बात आती है, बातें तो बहुत सारी होती हैं कि हाँ होना चाहिए, लागू करना चाहिए, लेकिन जब लागू करने की बात आती है तो बात वहीं आकर के अटक जाती है। क्या कारण है और क्या इसे लेकर के होना चाहिए, ये मैं आपसे जानना चाहता हूं, बताइए अनिरुद्ध इस जी। बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि शराबखोरी के मामले में छत्तीसगढ़ बहुत आगे है। जी यह भी सच है कि कांग्रेस का वादा था कि शराबबंदी होगी, बिल्कुल, लेकिन यह भी गौर करने लायक बात है कि पूर्ण शराबबंदी नहीं होना चाहिए। जी, क्योंकि जिन राज्यों में पूर्ण शराबबंदी हुई वहां पे जो है उसके परिणाम बड़े घातक आए। चाहे आप गुजरात देख लें, चाहे आप बिहार देख लें, नकली शराब का धंधा, स्मगलिंग। लेकिन यह है कि हम जागरूकता कैसे लाएं, इसको कैसे समेटें, दुकान कम से कम कैसे हो, इन सब पहलुओं पर विचार होना था। और कम से कम ये जो छाप लगी हुई है, मैं पड़ोसी राज्यों पे भी देखता हूं तो उड़ीसा, मध्य प्रदेश, ये जो आसपास के राज्य है, वहां पे इतनी शराब नहीं पी जाती जी। छत्तीसगढ़ में पी जा रही है। और ऐसा क्यों होता है, इस पर भी कई बार मैं विचार करता हूं। तो इसमें कुछ कड़ाई बरतने की जरूरत है। भले आप जो है हितों को ध्यान में रखते हुए पूर्ण शराबबंदी ना करें, लेकिन इस पे नियंत्रण कैसे लाया जा सकता है, इस दिशा में बढ़ना जरूरी है। और दूसरी बात यह है कि थोड़ा सा अपराध, बाकी चीजें तो बहुत हुई, डेवलपमेंट हुआ, चीजें हुई, किसानों की कर्ज माफी हुई, बहुत सारे काम हुए, उससे कहीं कोई इंकार नहीं है। लेकिन थोड़ा सा जो अपराध का ग्राफ छत्तीसगढ़ में बढ़ा हुआ है, उसको भी थोड़ा सा नीचे लाने या गिराने या खत्म करने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए, आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से देखने में आया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में अब राज्य सरकार की जो 4 वर्ष का जो कार्यकाल है वो पूरा होने जा रहा है। 17 दिसंबर को छत्तीसगढ़ गौरव दिवस के रूप में इसका आयोजन किया जाएगा। तो वहीं विपक्ष का यह आरोप है कि 4 साल में ऐसा कुछ खास नहीं हुआ है जिसके लिए गौरव दिवस जैसा कार्यक्रम आयोजित किया जाए। तो वहीं कांग्रेस का कहना यह है कि नहीं भाई, 4 साल की जो उपलब्धियां हैं उनको जनता के सामने रखना आवश्यक है। तो गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बनी रहिए ID24 के साथ। नमस्कार।